ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये भी एक आपका लेयर 2 प्रोटोकॉल है। इसके बारे में आज हम सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जानकारी हम ले लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। ये भी आपका एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ना, ये आपका यूज किया जाता है किसके लिए? आपके लेयर 2 एनवायरनमेंट, मतलब आपका जो नेटवर्क, उसमें लेयर 2 के बेसिस पे जो भी आपका लूप्स बनते हैं, उस लूप से आपके डिवाइस को बचाने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, आपके नेटवर्क में जो भी डिवाइस के बीच में अगर किसी वजह से गलती से आपका कोई लूप वगैरह बन गया, तो उस लूप से बचाने के लिए आपका ये प्रोटोकॉल यूज होता है। हम बाद में इस प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लूप एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। लास्ट टाइम शायद टीटीएल के टाइम हम जब देख रहे थे तो लेयर 3 लूप के भी बारे में मैंने शायद छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन आपको लूप के बारे में दिया था। अभी भी हम थोड़ा देख लेंगे। देखो, ऐसा है कि ये मेरे पास एक स्विच 1 है, ये एक स्विच 2 है, और मेरे पास और एक स्विच 3 जो है ना, ये ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, अगर मान लो स्विच 2 कोई ट्रैफिक या फिर कोई इंफॉर्मेशन, ये मान लो आपके पास एक ट्रंक लिंक था। ठीक है, ये भी एक ट्रंक लिंक है, ये भी एक ट्रंक लिंक है। ठीक है, यहाँ पे एक यूजर बैठा था, जो यूजर कोई ट्रैफिक जनरेट किया, आपके डिवाइस को स्विच 1 को पता नहीं चला, उसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था ना, उसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन नहीं था, या फिर वो कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज वगैरह था, किसी भी वजह से आपके स्विच 1 के डिवाइस को जरूरत पड़ा उस मैसेज को क्या करने के लिए, फ्लड कराने के लिए, ब्रॉडकास्ट कराने के लिए। ठीक है, उसको फ्लड कराने के लिए सारे पोर्ट में उसे जरूरत पड़ा। तो आपको पता है, अगर किसी VLAN के अंदर या फिर किसी स्विच के अंदर अगर आपका कोई ट्रैफिक जनरेट हो जाता है गलती से, और उससे क्या होता है, अगर वो अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग आपका होता है, या फिर आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, या फिर अननोन मल्टीकास्ट फ्लोडिंग आपका होता है, तो उस केस में आपका स्विच क्या करता है, जिस VLAN से वो ट्रैफिक आया है उसी VLAN के सारे पोर्ट को, और जो ट्रंक लिंक में वो VLAN अलाउड है उसी ट्रंक लिंक में वो क्या करता है, आपके जो भी ट्रैफिक है उसको कॉपी करके आगे भेज देता है। तो यहाँ पे भी आप एक मान लो आपके स्विच को उसी तरह का कुछ परफॉर्म करने की जरूरत पड़ा, आपके स्विच क्या किया, इस वाले जो ट्रंक लिंक से वो डेटा को आगे इस स्विच के पास भेज दिया। ठीक है, अब इस स्विच के पास जब वो इन्फॉर्मेशन आ गया ना, तो इस स्विच के पास भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि आपके आगे हो सकता है कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज या फिर अननोन यूनिकास्ट फ्लोडिंग का अगर मैसेज आ रहा है, तो इसके मैक एड्रेस टेबल में भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो ये भी वही करेगा। तो इसने भी क्या किया, उस VLAN के अगर कोई मेंबर इसके पास था तो उनके पास भी दे दिया, उसके साथ साथ जो भी ट्रंक लिंक आपके पास था उस ट्रंक लिंक से इसे आगे भेज दिया। फिर इस स्विच के पास जो वो इन्फॉर्मेशन आ गया ना, ये भी क्या किया, सेम चीज, जो पोर्ट से उसे रिसीव हुआ था उसे छोड़ के बाकी जो भी पोर्ट आपका अवेलेबल है ना, उसी पोर्ट से आगे दे दिया। तो आपका ट्रैफिक फिर क्या हुआ, घूम के स्विच 1 के पास आ गया। फिर स्विच 1 के पास जब वो ट्रैफिक घूम के आ जाता है ना, तो स्विच 1 क्या करता है, फिर उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर क्या होगा, उसे पता चलेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से जिस पोर्ट से मेरे को रिसीव हुआ है उसे छोड़ के बाकी जो भी पोर्ट अवेलेबल है उनसे एग्जिट करा दो। फिर से आपका ट्रैफिक ये वाला पोर्ट से इस स्विच के पास आ गया, फिर ये स्विच आपका आगे इसको दे दिया, फिर इसने स्विच 1 को, ऐसे करके आपका ट्रैफिक क्या है, आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस आपके पास थे, एक साथ जितने भी आपका लेयर 2 डिवाइस या फिर स्विचेस आपका कनेक्टेड थे, सारे स्विच में आपका ट्रैफिक घूमने लगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैं आगे भेज रहा हूं वो फिर से मेरे पास आ रहा है, और अगेन मैं उसी को फिर से उसी पाथ से आगे भेज रहा हूं, फिर से मेरे को रिटर्न आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम लूप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे जो इन्फॉर्मेशन मैं आगे भेजने की कोशिश कर रहा हूं, उस इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को कोई डेस्टिनेशन नहीं, परफेक्ट कोई डेस्टिनेशन उसे नहीं मिल रहा है, और बार बार ये इन्फॉर्मेशन डिवाइसेस के पास क्या हो रहा है, घूमता रहता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। इसी तरह का जब भी सिनेरियो कोई भी हमारे पास क्रिएट हो जाता है, तो इस तरह के सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई लूप क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इसके वजह से हमें क्या क्या दिक्कत हो सकता है, हम पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा, जब भी हम कोई नेटवर्क वगैरह बनाते हैं ना, तो उससे सबसे पहले हमारा अंदर जो भी दिक्कत आता है ना उसमें, तो हमारा दिमाग में सडनली दो चीज़ आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो होता है डिवाइस का प्रोसेस, दूसरा हो गया हमारा लिंक का बैंडविड्थ। ठीक है, यहाँ पे भी दो चीज़ का यूटिलाइजेशन आपका हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखो, ये स्विच के पास जब भी पहले इंफॉर्मेशन आया, स्विच ने क्या किया, उसे प्रोसेस किया।
प्रोसेस करने के लिए जो भी उसे डिसीजन लेना है, मैक एड्रेस टेबल चेक करना है, मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करना है, फिर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखने के बाद उसे मैक एड्रेस टेबल में एंट्री नहीं मिला, फिर आगे ट्रंक लिंक से भेजना है या कहाँ से भेजना है, उसके लिए जो स्विच अपना दिमाग चला रहा है, स्विच के पास दिमाग के लिए तो वही प्रोसेसर है ना, तो प्रोसेसर का प्रोसेस को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, उसने प्रोसेसर का प्रोसेस यूटिलाइज कर दिया, फिर आगे वो इन्फॉर्मेशन आगे भेज दिया। आगे जो इन्फॉर्मेशन आपका बार बार ये लिंक के ऊपर जाएगा ना, उसमें भी आपका ये जो लिंक का बैंडविड्थ जितना है वो भी यूटिलाइज उससे होने लगेगा धीरे धीरे। फिर ये मैसेज जब इसके पास आएगा, ये भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है, इसका भी प्रोसेस खत्म हो रहा है, मतलब प्रोसेस का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो भी हो रहा है, और आगे जो ये लिंक है ना, इस लिंक का भी बैंडविड्थ आपका यूटिलाइज हो रहा है। सेम चीज आपका ये वाला डिवाइस और ये वाला लिंक के लिए भी हो रहा है। और आपका जैसे इन्फॉर्मेशन बार बार आपके पास घूम रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूसली आपका यूटिलाइजेशन, आपका सीपीयू का जो प्रोसेस है उसका यूटिलाइजेशन चल रहा है, उसके साथ साथ आपका जो भी लिंक्स है उसका जो बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन है वो भी आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, आपका डिवाइस का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। हो सकता है इसके वजह से आपके पूरे नेटवर्क में दिक्कत हो सकता है। कैसे दिक्कत आपका हो जाएगा, आप देखो, इस डिवाइस ने गलती से कोई मैसेज जनरेट किया था और आपके पूरे नेटवर्क में उसके लिए कोई लूप बन गया था। ठीक है, क्योंकि उसे जो भी उसने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगाया था उसे कोई मतलब डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा था इसलिए। लेकिन ऐसा था कि इस डिवाइस के पास एक डिवाइस आपका कनेक्ट था ए करके, इस डिवाइस के साथ एक डिवाइस आपका कनेक्ट था बी करके, ये दोनों के बीच अभी कम्युनिकेशन होने वाला था। तो ये कम्युनिकेशन तो आपका हो जाएगा, क्योंकि इस डिवाइस के पास, स्विच 2 के पास जब भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी के कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा ये प्रोसेस कर लेगा, क्योंकि बी इससे कनेक्टेड है। लेकिन ये कुछ डेटा ए वाला डिवाइस जो है ना, वो कुछ डेटा उसी टाइम में बी को ट्रांसफर कर रहा था और उसी टाइम में ये वाला डिवाइस कोई मैसेज जनरेट किया था जिसकी वजह से आपके नेटवर्क में लूप बना था। तो हो सकता है ये जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ना, ये डेटा ट्रांसमिट आपका स्लो हो सकता है, या फिर बिल्कुल आपका ये जो डेटा है ये इसके पास पहुंच ही ना पाए, क्योंकि आपका लिंक जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यूसली यूटिलाइज हो रहा है और आपके डिवाइसेस जो आपके नेटवर्क में है ना वो भी कंटिन्यूसली उनके जो प्रोसेस है वो भी आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इसके वजह से हो सकता है आपके डिवाइस जो भी डेटा प्रोसेस करने का एक तरीका होता है ना, बीट में कन्वर्ट करना फिर आगे भेजना बीट बाई बीट करके, तो सारे जो प्रोसेस होता है उसमें भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपके डिवाइस के पास उतना तो कैपेबिलिटी है नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली वो यूटिलाइज किसी दूसरे काम में लगे हुआ है, तो आपका डिवाइस बिजी है। तो इसके वजह से क्या है, आपके पूरे नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है ना वो स्लो हो सकता है या फिर पूरे बंद भी हो सकता है। मान लो किसी वजह से गलती से ये डिवाइस का क्या है, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है ना ये 100 के आसपास आ गया, तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली बूट हो जाता है। लास्ट क्लास जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये डिवाइस अगर आपका बूट हो गया तो पूरा डिवाइस बूट होकर फिर ऑफ आने के लिए उसको टाइम तो लगेगा ना, 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम लगता है, उतना टाइम तक आपका पूरे नेटवर्क का कम्युनिकेशन, जितने भी डिवाइस इससे कनेक्टेड है सारे का कम्युनिकेशन आपका बंद हो जाएगा। तो ये दिक्कत आपका हो सकता है लेयर 2 एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा आपका था, मैं और एक सिनेरियो लेके आपको दिखा रहा हूँ। ये एक तरह का आपका लूप हो गया, इस तरह भी आपका लूप बन सकता है। नहीं तो ऐसा होता है हमारे पास, ये एक स्विच 1 है, ये एक स्विच 2 है, इन दोनों के बीच मेरा लिंक जो कनेक्ट है ना वो एक ही लिंक कनेक्ट है अभी के लिए। ठीक है, तो हो सकता है किसी वजह से मेरा अगर ये लिंक जो है ना ये लिंक टूट गया या फिर इसमें कोई दिक्कत आ गया, तो मेरा स्विच 1 और स्विच 2 के बीच जो कम्युनिकेशन है ना वो पूरा बंद हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही लिंक से कनेक्ट है। अगर उसी लिंक के ऊपर कोई दिक्कत हो जाता है तो मेरे दूसरे पाथ कोई नहीं है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम और एक लिंक कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी और एक लिंक जब मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो उस केस में मेरा क्या होगा, जब भी ये वाला लिंक मेरा डाउन चला जाएगा तो ये लिंक से मेरा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हम रिडंडेंसी के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल लिंक, बैकअप पाथ बनाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल लिंक जो है हम लगा लेते हैं। तो इस केस में मान लो स्विच 1 और स्विच 2 के बीच जो कम्युनिकेशन था ना या फिर कनेक्शन था उसको मैंने 2 लिंक के जरिए कर लिया। तो आपका क्या होगा, किसी वजह से जैसे लास्ट टाइम कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज वगैरह आया था या फिर कोई भी अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग जो भी कुछ हुआ था, उसके वजह से मान लो स्विच 1 के पास अभी सेम केस आ गया। स्विच 1 क्या करेगा, जिस पोर्ट से डेटा आपका रिसीव हुआ उसे छोड़ के बाकी सारे पोर्ट से भेज देगा, ये वाले पोर्ट से भी भेजेगा आगे, ये वाला पोर्ट से भी आगे भेज देगा। अभी स्विच 2 को ये वाले पोर्ट से भी रिसीव होगा, ये वाले पोर्ट से भी रिसीव होगा, लेकिन दोनों पोर्ट से जो डेटा रिसीव हो रहा है वो एट ए टाइम रिसीव होगा। आपका कोई गारंटी नहीं है ना, किसी में हो सकता है डिले या फिर कुछ दिक्कत हो सकता है जिसकी वजह से आपका कुछ माइक्रो सेकंड का फर्क या फिर मिली सेकंड का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, मान लो स्विच 2 ने क्या किया, ये वाला लिंक पे सबसे पहले डेटा जो है ये वाला पोर्ट पे रिसीव हुआ उसे, तो उसमें भी स्विच 2 ने देख लिया, सारे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद उसे पता ना चला तो वो क्या करेगा, ये वाला पोर्ट छोड़ के इससे फिर आगे डेटा भेज देगा। तो ये डेटा जो यहाँ से आया था अभी घूम के यहाँ पे जाके फिर स्विच 1 के पास जब आ जाएगा ना, फिर स्विच 1 उसे क्या करेगा, उसी सेम प्रोसेस करेगा और ये जो दोनों लिंक के अंदर आपका जो डेटा है ना ये घूमता रहेगा ऐसे ही। तो इसमें भी आपका लूप बन गया ना।
तो इससे भी क्या है, आपका डिवाइस का जो यूटिलाइजेशन है सीपीयू का वो भी हो रहा है, आपका बैंडविड्थ जो भी दोनों का लिंक का जो बैंडविड्थ है ना वो भी यूटिलाइज हो रहा है। उसी केस में अगर आपका यहाँ पे एक डिवाइस आपका ए था, यहाँ पे एक डिवाइस आपका बी था, ए और बी के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा था तो उस केस में क्या है, वो कम्युनिकेशन आपका स्लो हो सकता है। तो लूप बनने के कारण आपके डिवाइस में ना ये सारे दिक्कत आपका आ सकते हैं। तो जब बाद में जब धीरे धीरे क्या है, जब नेटवर्क पहली बार बनाया गया था तो पहली बार डिवाइस के बारे में जब सोचा गया था कि डिवाइस हाँ हम सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बनाएंगे, लेकिन बाद में जब उनको इसके बारे में पता चला फिर उन्होंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी लेके आई। इस तरह का लूप को अवॉइड करने के लिए एक नया टेक्नोलॉजी उन्होंने लेके आया, एक नया प्रोटोकॉल उन्होंने लेके आया। वो प्रोटोकॉल का नाम क्या है आपका, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये बेसिकली अभी क्या करेगा, इसमें कुछ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में आपके कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है, सबसे पहले आपका मीन्स रूल ये है, इफ ठीक है। सबसे पहले इसमें रूल ऐसा था आपका, मान लो आपके पास ये एक डिवाइस है, स्विच 1 आपका है और ये एक स्विच 2 आपके पास है। अगर इस दोनों डिवाइस के बीच में आप क्या करते हो, मल्टीपल कनेक्शंस लगा देते हो, आप 2 4 5 6 कोई भी कनेक्शन लगा दो, तो उस केस में इन सारे लिंक में से एक ही लिंक आपका, कोई भी लिंक हो सकता है, एक ही लिंक आपका एक्टिव रहेगा और बाकी सारे लिंक आपका ब्लॉक स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है। अगर आपके दो डिवाइस के बीच कोई मल्टीपल लिंक आपने लगा के रखा है, एक से ज़्यादा लिंक आपने लगा के रखा है, तो उस केस में आपका एक ही लिंक हमेशा एक्टिव रहेगा और बाकी जितने भी लिंक आपका है ना वो ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स एक वाला लिंक एक्टिव रहेगा, रैंडमली कोई एक ही लिंक आपका एक्टिव आ जाएगा। ठीक है, रैंडमली नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वो हम आगे देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो आपका क्या है, अभी के लिए आप देखो, बस मल्टीपल लिंक अगर आपके पास है दो डिवाइस के बीच में, तो एक ही लिंक आपका एक्टिव रहेगा और बाकी लिंक सारे आपके ब्लॉक स्टेट में आ जाएंगे, मतलब वो अनयूज्ड रहेंगे, कोई भी यूज उनका नहीं होगा। कब तक, जब तक ये एक्टिव वाला लिंक आपका डाउन नहीं जाता है। मतलब मान लो ये एक्टिव वाला लिंक आपका गलती से डाउन चला गया, तो उसके बाद इन तीनों में से फिर कोई एक लिंक आपका क्या होता है, एक्टिव बन जाएगा ऑटोमेटिकली। किसी भी हाल में एक से ज्यादा लिंक कभी आपको एक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। आपका यूजर, आप मल्टीपल लिंक भी रख लो, जितने भी आप लिंक रख लो, 100 लिंक भी आप लगा दो, लेकिन आपका यूजर का डेटा जो है एक ही लिंक से पास होगा, एक ही लिंक आपके लिए एक्टिव रहेगा। ठीक है। और अगर आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसा है, आपके पास कुछ फिजिकली लूप वाइज में अगर आपका डिवाइस कनेक्टेड है, इस तरह का कनेक्शन को हम लूप वाइज कनेक्शन बोलते हैं। अगर आपके डिवाइस इस तरह का कनेक्शन है, तो इस केस में एसटीपी क्या करेगा, कुछ इलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो करेगा और इलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद, क्या क्या इलेक्शन क्राइटेरिया हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे, वो सारे इलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद ये क्या करेगा, इस फिजिकल नेटवर्क से पूरे लूप को वो क्या करेगा, अवॉइड कर लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे बेस्ट पाथ एक बना लेगा हर एक डिवाइस के लिए और उसी पाथ के बेसिस पे आपका डेटा जो है ट्रांसमिट रहेगा और कोई ना कोई एक पाथ आपका हो सकता है ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बेसिकली एसटीपी आपका क्या करता है, कुछ इलेक्शन वगैरह परफॉर्म करता है और इलेक्शन वगैरह परफॉर्म होने के बाद ये जो आपका फिजिकली, ये जो लूप वाइज में डिवाइस आपका कनेक्ट है, इसे फिजिकली लूप, आप फिजिकल लूप आप बोल सकते हैं। मतलब आपका डिवाइस जो है फिजिकली लूप वाइज में कनेक्टेड है। इस फिजिकली लूप टोपोलॉजी को वो चेंज करके क्या करता है, एक लॉजिकल टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर देता है एसटीपी, और वो लॉजिकल टोपोलॉजी आपका क्या होता है, लूप फ्री होता है। ठीक है, ठीक है, आपका टोपोलॉजी दो तरह का होता है।
एक आपका फिजिकल टोपोलॉजी होता है और एक आपके पास लॉजिकल टोपोलॉजी होता है, ठीक है। बेसिकली मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ वो चीज़। आपका फिजिकल टोपोलॉजी ऐसा होता है कि आपके डिवाइस फिजिकली कैसे कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 3 डिवाइस और 3 डिवाइस के बीच में एक एक वायर के साथ ये कनेक्टेड है, फिजिकली कैसे कनेक्टेड है, उस तरह का टोपोलॉजी को आप क्या बोलते हो, फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी आपका ऐसा है कि एक बार आपने कनेक्ट कर दिया, सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आपका डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये वाले रास्ते से ये आपका टोटल फिजिकल टोपोलॉजी हो गया। अगर मान लो ये वाले रास्ते से आपका डेटा पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका लॉजिकल टोपोलॉजी ऐसे बन जाता है, ये आपका स्विच 1 हो गया, ये स्विच 2 हो गया, ये आपका स्विच 3 हो गया। इस तरह का आपका लॉजिकल टोपोलॉजी बन गया। ये वाला लिंक आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले लिंक से आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। और एसटीपी के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका कुछ स्विच टाइप्स होते हैं, आपके पास कुछ पोर्ट टाइप्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं पहले। इसमें आपको कोई पे भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपके कुछ रूट स्विच या फिर डेजिग्नेटेड स्विच, नॉन रूट स्विच, इस तरह का आपको कोई नाम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे स्विच से पहले हमारे पास जो डिवाइस था वो ब्रिज नाम का डिवाइस था, इसलिए यहाँ पे आपको सारे चीज़ जो है ब्रिज के नाम पे, स्विच के टाइप जो है ना वो आपको ब्रिज के नाम पे देखने को मिलेंगे। हमारे पास 2 तरह का स्विच है, एक आपके पास है रूट ब्रिज, दूसरा आपके पास है नॉन रूट ब्रिज। ठीक है, अभी हम थोड़ा देखेंगे कि ये रूट ब्रिज एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, जिस डिवाइस के पास आपका सबसे बेस्ट ब्रिज आईडी होता है उसको आप क्या बोलते हो, वो डिवाइस को हम रूट ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा ब्रिज आईडी वगैरह के बारे में हम देख लेते हैं, फिर रूट ब्रिज के लिए आपका कैसे इलेक्शन वगैरह होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आपका क्या होता है, आपके नेटवर्क में जितने भी सारे आपके डिवाइसेस है, मतलब जितने भी सारे आपके पास स्विचेस है, अगर वो एक ही नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है आपके पास, मतलब अगर वो सारे डिवाइस आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आप आ रहे हैं, मतलब सारे के बीच एक कनेक्शन है। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होता है, आपका एक इलेक्शन परफॉर्म किया जाता है रूट ब्रिज इलेक्शन के लिए। आपके पूरे नेटवर्क में से एक ही स्विच आपका क्या होता है, एक रूट ब्रिज बनता है, जिसके पास ये ब्रिज आईडी सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, सारे डिवाइस को आप जब कनेक्ट कर लेते हो तो उस केस में कनेक्ट होने के बाद वो डिवाइस सारे अपने अपने इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। एक दूसरे के जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो एक दूसरे के पास अवेलेबल हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, खुद को दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। और पूरे नेटवर्क में इस तरह का एक प्रोसेस चलने के बाद आपका क्या होता है, जिसके पास ये ब्रिज आईडी जो है सबसे बेस्ट होता है या फिर सबसे अच्छा होता है, उसको आप क्या बोल लेते हो, रूट ब्रिज। वो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, नेटवर्क में रूट ब्रिज, मतलब हाँ रूट ब्रिज जो है वो बन जाता है। आपके जो रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है, मैंने आपको बताया ये जो ब्रिज आईडी आपका होता है, इसी के बेस पे आपका जो रूट ब्रिज का इलेक्शन है वो आपका बनता है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं इसके बारे में कि आपका एक्चुअली ये जो ब्रिज आईडी है ये आपका क्या होता है। ये जो ब्रिज आईडी आपका होता है, इसका साइज आपका टोटल 8 बाइट्स होता है, जिसमें से 2 बाइट्स फॉर प्रायोरिटी, 6 बाइट्स
फॉर बेस मैक एड्रेस। बेस मैक मतलब 100 वर्जन वाला कमांड चला कि जो मैक एड्रेस में आपको बता रहा था ना कि आपके स्विच के पास क्या होता है, एक बेस मैक एड्रेस आपके पास होता है और सारे पोर्ट के लिए एक होता है। तो जहां पे स्विच की पहचान के लिए कहीं भी जरूरत आता है ना, तो वहां पे आपका क्या होता है, आपका बेस मैक एड्रेस जो है वो आपका यूटिलाइजेशन या फिर आपका यूज में आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये जो ब्रिज आईडी आपका है ना, ये ब्रिज आईडी बेसिकली 8 बाइट का साइज का होता है, जिसमें ये क्या करता है 6 बाइट के इन्फॉर्मेशन में अपने जो जिस डिवाइस का ये ब्रिज आईडी है, ठीक है, उसी के बेस मैक एड्रेस को यूज करता है। और एक 2 बाइट का आपके पास प्रायोरिटी वैल्यू होता है। ये प्रायोरिटी वैल्यू आपका क्या होता है, ठीक है। और आपके पास एक होता है प्रायोरिटी वैल्यू, जिस प्रायोरिटी वैल्यू आपका क्या होता है, ये 2 बाइट आपके पास साइज में होता है। 2 बाइट मतलब इसका वैल्यू अगर आप डेसिमल में देखना चाहोगे तो आप 2 टू द पावर 16 आप कर सकते हो, जो आपका कहां से कहां तक होता है 0 to 65536 तक ये जा सकता है। ठीक है, 35 तक आपका 36 तक होता है, लेकिन हम जैसे कि 0 से शुरू कर रहे हैं तो इसलिए इसका वैल्यू आपका रेंज कहां से कहां तक जा सकता है, 0 टू लेके 65535 तक जा सकता है। और हमेशा आपका क्या होता है, लोएस्ट ब्रिज आईडी आपका प्रीफर होता है। मतलब आपके जिस स्विच के पास ब्रिज आईडी सबसे लो वाला है ना, जिस स्विच के पास ब्रिज आईडी सबसे लो आता है, वो स्विच को आप क्या बोलते हो, रूट ब्रिज। जैसे इलेक्शन होता है ना, रूट ब्रिज का इलेक्शन, वो क्या करता है, आपका रूट ब्रिज का इलेक्शन जो है वो जीत जाता है, और उस स्विच को आप क्या बोलते हो, रूट ब्रिज का इलेक्शन, सॉरी रूट ब्रिज आप बोल लेते हो। इसमें हमेशा आपका क्या होता है, आपके पास दो, ये जो ब्रिज आईडी है ना, इसमें आपका 2 चीज होता है, एक आपका प्रायोरिटी होता है और आपका एक आपके पास क्या है, बेस मैक एड्रेस है। हमेशा जब भी कोई कंपेयर आपका होता है ना, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ अपने इन्फॉर्मेशन जब भी कंपेयर करते हैं इलेक्शन के टाइम, आपका क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो आपके पास प्रायोरिटी वैल्यू है ना, वो प्रायोरिटी वैल्यू सबसे पहले चेक किया जाता है। अगर प्रायोरिटी वैल्यू आपका लो है, किसी डिवाइस के पास प्रायोरिटी वैल्यू अगर लो है, तो वो सडनली क्या होता है, आपका इलेक्शन जीत जाता है। अगर प्रायोरिटी वैल्यू किस डिवाइस के साथ जो प्रायोरिटी वैल्यू अगर सेम हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या है, नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका जो बेस मैक एड्रेस आपके पास है, वो क्राइटेरिया आपका चेक किया जाता है। तो उसी हिसाब से आपका क्या है, अगर आपके मैक एड्रेस जिस डिवाइस का लोएस्ट है, जिसकी मैक एड्रेस का वैल्यू आपका लो है, वो क्या करता है, आपका इलेक्शन जीत जाता है। मैं इसको भी थोड़ा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स है आपके ब्रिज आईडी के बारे में, जो आपका यूज होता है किस लिए, आपका बेसिकली यही एक आपका चीज होता है ब्रिज आईडी, जो आपका जो रूट ब्रिज के इलेक्शन है ना, कौन से वाला ब्रिज आपका रूट ब्रिज बनेगा, कौन से वाला ब्रिज मतलब कौन से वाला स्विच आपका नॉन रूट ब्रिज बनेगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है आपका जानने के लिए, उसको इलेक्शन के जो भी क्राइटेरिया होते हैं वो किसके बेस पे आपके होते हैं, यही जो आपके पास ब्रिज आईडी है इसके बेस पे आपके पास होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास एक होता है नॉन रूट ब्रिज।
ठीक है। आपके नेटवर्क में हमेशा आपके पास क्या होता है, एक ही आपके पास रूट ब्रिज बनेगा जिसके पास ब्रिज आईडी सबसे अच्छा है, ठीक है, जिसके पास बेस्ट ब्रिज आईडी होगा वो आपका रूट ब्रिज बनेगा, और बाकी जितने आपके पास है ना उसको आप क्या बोलोगे, नॉन रूट ब्रिज। लेकिन अपने ज़रूरत के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं, हम दो बेस्ट स्विच को भी रख सकते हैं, मतलब जो प्रायोरिटी वैल्यू आपका है या फिर जो भी आपका बेस्ट मैक एड्रेस है, बेस्ट मैक एड्रेस वगैरह तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रायोरिटी वैल्यू वगैरह चेंज करके हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हमारा रूट ब्रिज हमेशा एक ही एक्टिव रहेगा, लेकिन वो कभी डाउन चला गया तो उस जगह पे काम करने के लिए हम दूसरे को भी थोड़ा बेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू देके उसे सेकेंडरी रूट ब्रिज बना के रख सकते हैं अपने नेटवर्क में। और हम अगर खुद मैन्युअली चाहते हैं चेंज करने के लिए कि अपने नेटवर्क में कौन से वाला स्विच मेरा रूट ब्रिज बनेगा, अगर हम चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो प्रायोरिटी वैल्यू हमारा है ना उस प्रायोरिटी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी स्विच को आप मैन्युअली रूट ब्रिज बनाना चाहते हो अपने हिसाब से, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उसका प्रायोरिटी वैल्यू जो है उसे आप अपने हिसाब से कुछ लोअर अमाउंट के साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो कि दूसरे स्विच के पास ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए और इसका प्रायोरिटी वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किस तरह का, अगर मेरे पास ये एक स्विच है स्विच 1, ये एक स्विच है स्विच 2, ये एक स्विच है स्विच 3, तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं स्विच 2 को रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी वैल्यू आपके सारे डिवाइस में होता है ना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके सारे स्विच में जो प्रायोरिटी वैल्यू आपका होता है वो वैल्यू आपका 32768 होता है। आप एक काम करो, इसके भी बाय डिफॉल्ट जो है आपका 32768 है, इसके भी 32768 है, इसके भी 32768 है। आप एक काम करो, ये जो रूट ब्रिज आपका है ना इसकी प्रायोरिटी वैल्यू को आप चाहो तो आप 0 कर सकते हो या फिर 32768 से थोड़ा कम कर सकते हो। हालांकि हम अभी बात कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल स्पैनिंग ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे CST के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। CST को एक फ्लेवर है स्पैनिंग ट्री का या फिर टाइप ऑफ स्पैनिंग ट्री आप मान सकते हो, लेकिन जब हम PBST वगैरह के बारे में जानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू चेंज करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स आ जाते हैं, उस रूल को फॉलो करके आपको वैल्यू जो है चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने डिजायर के हिसाब से इसको अगर रूट ब्रिज बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू को 32768 से कुछ कम कर सकता हूँ, मैं 0 भी कर सकता हूँ। अगर आप किसी स्विच को आप क्या चाहते हो कि ये हमेशा हमारा रूट ब्रिज बन के रहे, तो उस केस में उसका प्रायोरिटी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 0 सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी डिवाइस को आप नहीं चाहते हो कभी भी गलती से ये रूट ब्रिज बन जाए, तो फिर उसका वैल्यू आप प्रायोरिटी वैल्यू क्या कर सकते हो, 65535 जो हाईएस्ट वैल्यू है ना उसके साथ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी रूट ब्रिज अगर आप बनाना चाहते हो, मतलब कैसा है आपका सिनेरियो, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है और ये स्विच 3 है, और आगे हो सकता है आपके पास बहुत सारे स्विचेस कनेक्ट है। आप चाहते हो स्विच 1 आपका प्राइमरी रूट ब्रिज बने और ये आपका सेकेंडरी रूट ब्रिज बने, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसकी प्रायोरिटी वैल्यू को आप 0 कर सकते हो, तो तभी क्या होगा, इसका प्रायोरिटी वैल्यू सबसे कम हो जाएगा, तो ये आपका रूट ब्रिज हमेशा बना रहेगा, एक्टिव रूट ब्रिज आपका ये बन जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट जो 32768 है ना इसका वैल्यू, तो आप इससे थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं इससे थोड़ा अभी के लिए आप समझ लो 100 से, जैसे आप 100 तो आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आप समझ लो कि स्विच 2 पे मैं क्या करूँगा, 100 जो प्रायोरिटी वैल्यू है ना उसको मैं 100 रख लूँगा। तो क्या होगा, हमेशा आपके नेटवर्क में ये वाला हमेशा के लिए, जब तक ये वाला एक्टिव है, मतलब ये स्विच जब तक आपका ऑन है, तो उस केस में आपका क्या होगा, इसका प्रायोरिटी वैल्यू हमेशा लोएस्ट हो जाएगा, तो ये आपका रूट ब्रिज बन के रहेगा। लेकिन गलती से मान लो ये स्विच आपका डाउन चला गया, तो उस केस में इसका प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो लोएस्ट बन जाएगा और ये आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। जो भी रूट ब्रिज का काम है, ठीक है, वो उसके बाद क्या करेगा, वो काम करता रहेगा कंटिन्यूसली। तो इसके बाद हमारे पास कुछ डिवाइस में दो तरह का हमारे पास स्विच हो सकते हैं, जो कि एक रूट ब्रिज और एक NRB या फिर नॉन रूट ब्रिज। उसके बाद अगर हम पोर्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे
एक होता है रूट पोर्ट, दूसरी हमारे पास होता है, सॉरी इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, एक हमारे पास होता है डेजिग्नेटेड पोर्ट, एक हमारे पास होता है नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, अगर हम डेजिग्नेटेड पोर्ट के बारे में बात करते हैं तो उस केस में आपका क्या होता है, जिस पोर्ट से आपका एसटीपी का कोई मैसेज एग्जिट होता है, मतलब जिस पोर्ट को यूज करके आपका एसटीपी का मैसेज आगे दूसरे डिवाइस के पास भेजा जाता है, उसी पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट। और जिस पोर्ट में एसटीपी का मैसेज रिसीव होता है किसी डिवाइस के ऊपर, उस तरह का पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, एसटीपी का जो भी मैसेज होता है, जैसे आपके पास एक बीपीडीयू मैसेज होता है, उसका हेलो मैसेज जैसा भी आप मान सकते हो एसटीपी का, तो उस तरह का एसटीपी रिलेटेड अगर कोई भी मैसेज आपका आगे भेजा जा रहा है, जिस पोर्ट से कोई डिवाइस आगे उस मैसेज को भेज रहा है, उसी पोर्ट को हम क्या बोलेंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट। नॉन डेजिग्नेटेड मतलब उस पोर्ट से हम कोई बीपीडीयू का एसटीपी का कोई मैसेज वगैरह नहीं भेज रहे, मतलब जहां पे हमें एसटीपी का किसी दूसरे डिवाइस से भेजा हुआ मैसेज मेरे को रिसीव हो रहा है, उस वाले पोर्ट को मैं क्या बोलूंगा, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, और इसमें कुछ आपका कंडीशन है, आपका क्या कंडीशन है इसमें, आपके पास जो रूट ब्रिज है ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डीपी डेजिग्नेटेड पोर्ट। आपके जो रूट ब्रिज है, उस रूट ब्रिज में आपको जितने भी पोर्ट देखने को मिलेंगे, जितने आपका कनेक्टेड पोर्ट है, वो सारे कनेक्टेड पोर्ट आपका क्या होते हैं, आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। ठीक है, रूट ब्रिज के लिए आपका हो गया, जितने भी पोर्ट आपके रूट ब्रिज के हैं, जैसे ये अगर मेरा रूट ब्रिज है तो इस केस में जितने भी पोर्ट मेरे पास है, ये सारे पोर्ट मेरा क्या बनेंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई नॉन रूट ब्रिज है तो उस केस में क्या होगा, आपके नॉन रूट ब्रिज में जो, जैसे मान लो ये एक अगर लिंक है तो इसके आगे तो कोई डिवाइस आपका कनेक्ट होगा ना, कोई भी हो सकता है, रूट ब्रिज या फिर नॉन रूट ब्रिज कोई भी आपका कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये जो लेयर 2 सेगमेंट हम इसे क्या क्या बोलते हैं, इस तरह का कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये एक आपके लिए लेयर 2 सेगमेंट है, मतलब इस सेगमेंट के साथ आपका दो डिवाइसेस कनेक्ट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लेयर 2 सेगमेंट या फिर पॉइंट टू पॉइंट लिंक आप बोल सकते हो। तो हर एक पॉइंट टू पॉइंट लेयर 2 सेगमेंट के लिए आपका क्या होगा, एक इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में कुछ आपका क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, ये जो एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हो सकता है ये पोर्ट या फिर ये पोर्ट, कोई एक पोर्ट आपका क्या होगा, डीपी बन जाएगा, और बाकी आपका क्या बनेगा, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट या फिर एनडीपी आप मान सकते हो। अगर ये पोर्ट, इसका इलेक्शन हो गया होने के बाद अगर मान लो ये वाला पोर्ट आपका डीपी बन गया, तो उस केस में ये आपका नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, जो कि आपका हो सकता है रूट पोर्ट, हो सकता है ब्लॉक पोर्ट, हम देखेंगे नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट के टाइम। ठीक है, कुछ भी ये पोर्ट आपका बन सकता है, लेकिन हर एक सेगमेंट में, हर एक कनेक्शन में आप ऐसा समझ सकते हो, दो डिवाइस के बीच जो कनेक्शन है, हर एक कनेक्शन के लिए जिसमें दो डिवाइस कनेक्ट है,
उस कनेक्शन में आपका एक पोर्ट जो है, एक साइड आपका डीपी बनता है और दूसरा साइड आपका क्या बनता है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट आपका बन जाता है। ठीक है, आपको कभी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि इस तरफ आपका डीपी है, दूसरी तरफ भी आपका डीपी है, ऐसा आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। एक तरफ हमेशा क्या होगा, आपका एक तरफ आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट होगा, दूसरी तरफ आपका क्या होगा, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। हमेशा आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट के बारे में। ठीक है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट में हमारे पास दो तरह का पोर्ट है। एक आपका जो पोर्ट है वो आपका है रूट पोर्ट, दूसरे आपके पास क्या है, ब्लॉक पोर्ट। ठीक है, आपके रूट पोर्ट क्या होता है, कभी भी आपको रूट ब्रिज के ऊपर कोई पोर्ट आपको रूट पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात यह है, क्योंकि रूट ब्रिज जो है ना, वो आपका क्या है, वो आपका सेंट्रलाइज्ड डिवाइस बन गया। मतलब वो आपका ऐसा है कि उसने इलेक्शन जीत गया, तो वो हमेशा क्या करेगा, जो भी एसटीपी से रिलेटेड मैसेज है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है ना, वही आपका आगे भेजता रहेगा। तो इसलिए उसे तो इंफॉर्मेशन भेजना है, किसी से इंफॉर्मेशन तो रिसीव नहीं करना है ना। मतलब उसके आगे तो कोई और रूट ब्रिज नहीं है जिससे उसे रिसीव करना है इंफॉर्मेशन। हम थोड़े आगे जानेंगे इसके बारे में और थोड़ा अच्छे से। तो आपका कोई रूट ब्रिज के ऊपर आपको कोई रूट पोर्ट वगैरह देखने को, रूट पोर्ट या ब्लॉक पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको हमेशा सारे पोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हर एक नॉन रूट ब्रिज के ऊपर, जो आपका रूट ब्रिज का इलेक्शन में जो डिवाइस आपका हार गया, उसके ऊपर हमेशा आपको एक रूट पोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका हमेशा क्या होता है, जो आपका रूट पोर्ट होता है ना, ये एक ऐसा पोर्ट होता है जिससे आपका रूट ब्रिज तक पहुंचना सबसे आसान होता है। मतलब सबसे पास में आपका रूट ब्रिज होता है। किस तरह का मैं अगर मानूं, आप मान लो ये आपका रूट ब्रिज था, ये एक आपके पास नॉन रूट ब्रिज था और ये एक आपका नॉन रूट ब्रिज था। ठीक है, अभी ये स्विच के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो इसका तो आपको पता है, रूट ब्रिज का सारे पोर्ट जो है आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेंगे। और रूट ब्रिज को छोड़ दो, नॉन रूट ब्रिज के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, तो आपको पता है, अगर ये सेगमेंट के ऊपर अगर मैं बात करता हूं, तो इसका एक साइड अगर डेजिग्नेटेड पोर्ट आ गया, तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट आएगा। मतलब रूट पोर्ट आ सकता है या फिर ब्लॉक पोर्ट आ सकता है। तो रूट पोर्ट आपके डिवाइस के ऊपर इलेक्शन होता है। मतलब एक डिवाइस के अकॉर्डिंग आपका होता है, इस डिवाइस में जितने भी सारे पोर्ट है, उसमें से जो बेस्ट पोर्ट है रूट ब्रिज को रीच करने के लिए, उसी पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट पोर्ट आपका बोला जाता है। जैसे अगर पाथ के कॉस्ट के हिसाब से अगर इस सिनेरियो के ऊपर मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ऐसा होगा, इस स्विच के लिए अगर मैं बात करूं, तो रूट ब्रिज को रीच करने के लिए ये वाला पाथ सबसे आसान होगा। अब देख लो ना, ये वाला पाथ से जो अगर वो रूट ब्रिज को रीच करना चाहेगा तो पास में हो जाएगा। ये वाला पाथ तो थोड़ा लंबा जा रहा है ना, तो ये वाला सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका जो पोर्ट है ना, ये आपका क्या होगा, रूट पोर्ट बन जाएगा। और बाकी ये पोर्ट आपका इलेक्शन के बाद हो सकता है आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन सकता है या फिर आपका ब्लॉक पोर्ट बन सकता है, जो भी बन सकता है। ठीक है, तो हमेशा क्या है, आपका रूट पोर्ट का भी कुछ इलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। लेकिन आपके स्विच में रूट पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जो आपके रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट पाथ होता है। which select the best path to reach the root bridge। और इसमें भी एक आपके पास रूल है, नॉन रूट ब्रिज के पास आपका क्या होता है, आपके जो नॉन रूट ब्रिज होते हैं उन्हीं के पास आपका रूट पोर्ट होता है। लेकिन हर एक डिवाइस के पास एक ही रूट पोर्ट हो सकता है, एक से ज्यादा रूट पोर्ट नहीं होगा।
ठीक है, किसी भी आपके पास आप नॉन रूट ब्रिज के बारे में बात कर लो तो उसमें जो भी इलेक्शन वगैरह क्राइटेरिया आपके होते हैं वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल होने के बाद आपका क्या होता है, हर एक नॉन रूट ब्रिज के पास आपका एक ही रूट पोर्ट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपके पास क्या होता है, रूट पोर्ट का इलेक्शन के लिए हर एक डिवाइस के पास, हर एक डिवाइस के लिए एक रूट पोर्ट का इलेक्शन होता है। हर एक डिवाइस क्या करता है, अपना एक बेस्ट पोर्ट चूज करते हैं। जी कौन सा वाला बेस्ट पोर्ट होता है, जिस पोर्ट से आपका रूट ब्रिज जो है सबसे पास में होता है, आप इस तरह का मान सकते हो। तो उसके लिए एक इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन आपका कौन से वाला क्राइटेरिया होता है उसको हम देखेंगे थोड़ा। सबसे पहला जो क्राइटेरिया आपके पास होता है वो आपका होता है रूट पाथ कॉस्ट। ठीक है, आपका 4 क्राइटेरिया आपके पास होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका है रूट पाथ कॉस्ट, और ये क्राइटेरिया सब हमेशा आपका क्या होता है, सबसे पहले वाला क्राइटेरिया आपका चेक होता है। अगर इस क्राइटेरिया में आपका सारे चीज़ जो अगर सेम हो गया तो उस केस में आपका दूसरा क्राइटेरिया चेक किया जाएगा। दूसरे में भी अगर सेम आ गया तो तीसरा चेक किया जाएगा। तीसरे में अगर सेम आ गया तो चौथा वाला चेक किया जाएगा, और चौथे में कभी भी आपका सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका इस तरह का है। सबसे पहले आपका रूट पाथ कॉस्ट। रूट पाथ कॉस्ट मतलब, मैं इसके बारे में एक लाइन लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या करता है, लिंक का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट वो डिफाइन करता है रीच करने के लिए रूट ब्रिज। मतलब आप ऐसा मान सकते हो यहाँ से मेरा रूट ब्रिज कितना दूर है, ये डिफाइन करता है। और हर एक लिंक के लिए आपका क्या होता है, हर किसी तरह का आपके पास जो भी लिंक आपके पास अवेलेबल है, हर लिंक के लिए आपका क्या है, एक प्री डिफाइंड पाथ कॉस्ट ऑलरेडी आपका डिफाइन करा गया है पहले से। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर इनके बारे में बात करता हूँ, मेरे पास अगर 10 Mbps का लिंक है, ये स्पीड के हिसाब से आपका लिंक का टाइप जो है यहाँ पे स्पीड के हिसाब से आपका डिफाइन किया जाता है। 10 Mbps के लिए आपका जो कॉस्ट होता है, इसमें मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लिंक टाइप और आपका कॉस्ट आपका होता है 100। अगर आपके पास 100 Mbps का फास्ट इथरनेट है तो उस केस में आपका कॉस्ट होता है 19। अगर आपके पास 1 Gbps का लिंक है तो आपके पास जो पाथ कॉस्ट होता है वो होता है 4। और आपके पास अगर 10 Gbps का आपके पास लिंक है, ये 10 Gbps या 2 Gbps के लिए ये डिफाइन किया गया था, तो आपके पास कॉस्ट जो है वो 2 होता है। ठीक है, आपका ये वैल्यू जो है ना, ये भी पाथ कॉस्ट अभी के लिए आपका ये RSTP तो काम करेगा। MST के ऊपर अगर आप देखते हो, MSTP के ऊपर तो ये पाथ कॉस्ट आपका यूज नहीं होता है। आपका इसको आप क्या बोलते हो, शॉर्ट पाथ कॉस्ट बोलते हो, और एक लॉन्गेस्ट पाथ कॉस्ट करके एक दूसरा है, जिसके लिए आपका जो कॉस्ट है ना वो अलग सा हो जाता है। अब थोड़ा ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा आप चेक कर लेना, ये 10 Gbps के लिए है या 2 Gbps के लिए, मेरे दिमाग से भी थोड़ा ये मतलब धुंधला हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो लिंक टाइप है, लिंक के बैंडविड्थ के हिसाब से आपका लिंक का टाइप डिफाइन किया गया है। यहाँ पे 10 Mbps लिंक अगर आपके पास है तो 10 Mbps लिंक के लिए आपका कॉस्ट 100 Mbps के लिए 19, 1 Gbps के लिए 4,
10 Gbps के लिए आपका 2 डिफाइन किया गया है। मतलब आपका लिंक का बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा आपका कॉस्ट उतना कम होगा। मतलब हमेशा आपका क्या होता है, लोएस्ट वाला पाथ जो होता है ना वो हमेशा आपका लोएस्ट कॉस्ट ही आपका प्रीफर किया जाता है। मतलब लोएस्ट कॉस्ट में क्यों प्रीफर करूंगा, आप देखो एक डिवाइस मेरा 10 Mbps वाला लिंक से कनेक्ट है, दूसरा डिवाइस मेरा 1 Gbps से कनेक्ट है, तो हमेशा मेरा डाटा 1 Gbps से जाना चाहिए ना, क्योंकि मेरा स्पीड वहाँ से ज़्यादा है। तो इसलिए हमेशा आपका यहाँ पे भी क्या है, कॉस्ट भी आपका लोएस्ट की तरह सबसे ज़्यादा प्रीफर किया गया है। और जितना आपका बैंडविड्थ बढ़ेगा उतने उसके हिसाब से आपका लोएस्ट जो कॉस्ट आपका है ना वो आपका क्या होगा, घटता रहेगा। ठीक है, तो आपका इलेक्शन जब भी होता है वो कैसे होता है, हम उसके बारे में भी थोड़ा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। ये मेरे पास 3 डिवाइस कनेक्ट है, ये रूट ब्रिज मान लो आपका ऑलरेडी इलेक्शन हो गया है, और ये आपका नॉन रूट ब्रिज 1 है, ये नॉन रूट ब्रिज आपका 2 है। ठीक है, और ये लिंक जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये लिंक हमारा कौन सा वाला लिंक है, आप मान लो फास्ट इथरनेट लिंक है। फास्ट इथरनेट लिंक अगर हम बात करते हैं तो वो 100 Mbps का लिंक आपके पास होता है। एक सेकेंड, 100 Mbps लिंक के लिए हमारा जो कॉस्ट होता है ना वो हमारा कितना कॉस्ट होता है, 19 होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप देख लो, ये जो लिंक मेरा है इसका कॉस्ट है 19, ये जो लिंक है ये कॉस्ट है हो गया मेरा 19, और ये भी कॉस्ट आपका कितना हो गया, आपका 19 हो गया। ठीक है, और ये डिवाइस जब भी एसटीपी का पहले मैसेज आपका भेजते हैं ना वो मैसेज आपका बीपीडीयू मैसेज होता है, और बीपीडीयू के बारे में हम थोड़े आगे जानेंगे। तो अभी के लिए क्या है, ये डिवाइस भी आपका क्या करता है, एक हमेशा जब भी आपका डिवाइस स्टार्ट हो जाता है तो वो एक एक आपका जो है एसटीपी का मैसेज होता है, जो आपका बीपीडीयू वगैरह होता है वो बीपीडीयू मैसेज आपका भेज देते हैं। तो ये भी यहाँ से भी ये डिवाइस के लिए अगर इलेक्शन के बारे में हम बात करें, रूट पोर्ट का इलेक्शन के लिए, तो यहाँ से भी एक बीपीडीयू इसे रिसीव हुआ होगा, जो जिसमें आपका रूट कॉस्ट कितना हुआ होगा, कॉस्ट आपका 19 आ रहा होगा। ये मैसेज रूट ब्रिज इसको भी दिया होगा, इसमें कॉस्ट आपका कितना आया होगा, 19। सेम मैसेज को फिर रूट ब्रिज का मैसेज स्विच 2 जो है ना वो भी इसको दे दिया होगा ना। तो ये भी जब दिया होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब उसे रिसीव होता है हमेशा आपका कॉस्ट कब काउंट होता है, ठीक है, आपका जिस पोर्ट में डेटा रिसीव होते हैं, मतलब ये रूट ब्रिज अगर यहाँ से कोई मैसेज भेज रहा है ना इसको, तो उसमें भेजने से पहले ये जो मैसेज यहाँ से जो वो भेज रहा है, यहाँ पे रूट पाथ कॉस्ट आपका क्या होता है, जो कॉस्ट है ना वो आपका क्या होता है, 0। ठीक है, लेकिन ये डिवाइस जब इसको भेज देता है, ये जब भी उसे रिसीव कर लेता है, वंस वो रिसीव करने के बाद सबसे पहले क्या करता है, कॉस्ट काउंट कर लेता है। कॉस्ट काउंट कैसे करता है कि मेरे से कौन सा लिंक कनेक्ट है, उसी लिंक के हिसाब से वो क्या करता है, बैंडविड्थ के हिसाब से जो भी लिंक टाइप के अंदर वो एसटीपी का आता है उसी के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट क्या करता है, काउंट कर लेता है। फिर रिसीव होते ही ये क्या करता है, कॉस्ट आपका काउंट कर लिया, काउंट करने के बाद इससे पता चला कि ये कॉस्ट 19 है, उसने अपडेट कर लिया 19 के साथ। इसी तरह यहाँ से भी रूट ब्रिज जब भेजा होगा ना आपका एसटीपी का मैसेज, तो ये भी कॉस्ट यहाँ पे कितना 0 रखा होगा। और ये जब भी ये वाला जो इंटरफेस है इस डिवाइस के पास, N2 के पास, जब ये वाला डिवाइस के पास, सॉरी ये वाला इंटरफेस पे रिसीव हुआ होगा, उसने भी ये इसने देखा कि ये मेरा फास्ट इथरनेट लिंक है, तो उसने कॉस्ट काउंट कर दिया 19, और सेम मैसेज को फिर वो क्या करता है, आगे आपका भेज देता है। ये इस डिवाइस के पास जब ये मैसेज ये वाला पोर्ट पे रिसीव हुआ, फिर वो क्या करता है, जो भी कॉस्ट उसमें उस मैसेज के साथ आ रहा है, मतलब यहाँ से जब एग्जिट हुआ उसका कॉस्ट था कितना, 19। जब यहाँ ये रिसीव हो रहा है वो क्या करता है, जो भी कॉस्ट उसमें मेंशन है उसके साथ लिंक को देख के, एसटीपी टाइप को देख के वो क्या करता है, जो कॉस्ट है ना उस कॉस्ट को उसके साथ ऐड कर लेता है। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट कितना बन जाता है, 19 वहाँ से आ रहा था, प्लस ये लिंक 19 से कनेक्ट है, तो 19 वो क्या कर लेता है, 38 काउंट कर लेता है। फिर उसके बाद वो कंपेयर कर लेता है कि यहाँ से मेरे को जो मैसेज रिसीव हो रहा है ना, उस मैसेज में मेरे को कॉस्ट आ रहा है 19, और यहाँ से जो मेरे को रिसीव हो रहा है उसमें कॉस्ट काउंट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ रहा है 38। यहाँ पे मैंने जब काउंट किया था 19 आ रहा है, इस पोर्ट में काउंट करने के बाद 38 आ रहा है। तो बेस्ट जो है आपका लोएस्ट वैल्यू हमेशा प्रीफर होता है, तो इसलिए ये बोलेगा कि ये वाला पोर्ट जो है ये मेरा बेस्ट पोर्ट है, और इसको ये क्या करेगा, रूट पोर्ट बना लेगा। तो कॉस्ट के बेसिस पे जो भी आपका इलेक्शन होता है, रूट पोर्ट के लिए जो इलेक्शन होता है वो आपका इसी तरह का होता है, हमेशा आपका क्या है, लोएस्ट कॉस्ट आपका प्रीफर किया जाता है। और रूट ब्रिज हमेशा जब भी कोई एसटीपी का मैसेज, बीपीडीयू मैसेज या एसटीपी का कोई भी मैसेज आगे भेजता है ना, तो उसमें वो क्या करता है, कॉस्ट वैल्यू जो है आपका वो 0 रख के आगे भेजता है। हमेशा इनिशियली जब भी कोई मैसेज भेजा जाता है रूट ब्रिज से, कॉस्ट वैल्यू आपका 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस जब भी उसके रिसीविंग इंटरफेस पे वो मैसेज को रिसीव कर लेते हैं,
सबसे पहले वो क्या करते हैं, रिसीव करते ही वो बीपीडीयू मैसेज को वो क्या करते हैं, एक कॉस्ट काउंट कर लेते हैं। और वो कॉस्ट काउंट करने के लिए सबसे पहले वो क्या चेक करते हैं, जिस लिंक से वो कनेक्टेड है उसी लिंक के टाइप को वो चेक कर लेते हैं और उसी टाइप के हिसाब से जो भी कॉस्ट ऐड करना है उसी के वैल्यू को वो ऐड कर लेते हैं। फिर अगर वो मैसेज को उन्हें आगे भेजने की जरूरत भी पड़ रहा है तो आगे भेजने से पहले वो क्या करते हैं, कॉस्ट वगैरह जो भी रिसीविंग पोर्ट पे ऐड हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट, उसी सेम इंफॉर्मेशन के साथ आगे दूसरे डिवाइस के पास भेज देते हैं। फिर दूसरे डिवाइस अपने रिसीविंग पोर्ट पे रिसीव करने के बाद वो क्या करता है, फिर से एक बार कॉस्ट काउंट जो है वो कर लेता है और करने के बाद जो भी वैल्यू उसको आता है उसमें वो अपडेट कर लेता है। फिर इलेक्शन के टाइम आपका क्या होता है, जब भी आपका रूट पोर्ट का इलेक्शन होता है, एक स्विच के ऊपर होता है, स्विच में जितने सारे पोर्ट है, सारे पोर्ट को ये N1 अभी क्या करेगा, जितने भी मेरे पास पोर्ट है, जितने भी मेरे पास पोर्ट में बीपीडीयू मैसेज रिसीव हो रहा है, सारे पोर्ट पे वो क्या करेगा, कितने कॉस्ट वैल्यू के साथ मेरे को रिसीव हुआ, कॉस्ट काउंट करने के बाद मेरे वैल्यू कितना है, सारे बीपीडीयू को वो क्या करता है, कंपेयर कर लेता है। कंपेयर करने के बाद जिससे कॉस्ट वैल्यू सबसे कम है या फिर बेस्ट है, उसी पोर्ट को वो क्या करता है, आपका रूट पोर्ट बना लेता है। आज के लिए बस रूट